Hello, welcome to Advisor. Today we are again going to discuss chapter number 17. जो भी remaining questions रह गए थे of this same chapter, breathing and exchange of gases of class 11th NCERT. So question number 8 तक हमारा हो गया था. Question number 9. Incidence of emphysema, a respiratory disorder, is high in cigarette smoker. ठीक है, ये जो लगातार सिगरेट स्मोक करते हैं उनको ये बीमारी होती है एम्फाइसेमा. ठीक है, एम्फाइसेमा वाली बीमारी में आप यहाँ पे बगल में देख रहे हो, इसमें क्या होता है कि जो एल्वेलाई है, यहाँ पे एल्वेलाई का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है. एक सेकेंड, हाँ, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर, ये एक नॉर्मल एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है और ये एम्फाइसेमा वाले पेशेंट के एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो एल्वेलर वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, अंदर की जो वॉल्स है वो डैमेज हो गई है और डैमेज होने की वजह से आपको ये भी पता है कि एल्वेलाई की जो वॉल्स होती है यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ही एफिशिएंटली कर पाती हैं. लेकिन अगर एल्वेलर की वॉल्स ही अगर इस तरीके से डिसोल्यूशन हो जाएगा उसका, तो लंग की कैपेसिटी या फिर जो ये इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन की जो कैपेसिटी है वो भी जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा. तो एल्वेलर वॉल्स जो हैं वो डैमेज हो जाता है एम्फाइसेमा वाले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में. ठीक है. Question number 10. Respiratory process is regulated by certain specialized center in the brain. One of the following centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation. ठीक है, यहाँ पे 4 दिए हैं: मेड्यूलरी इंस्पिरेटरी सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव सेंटर. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो पोन्स के पास ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, आपका ये चीज कहाँ प्रेजेंट होता है, जो आपका पॉन्स वेरोली है जो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, उसके डॉर्सल पार्ट में न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी होता है और उसी के पास आपका एपन्यूस्टिक सेंटर भी होता है. ठीक है, लेकिन जो एपन्यूस्टिक सेंटर होता है वो इंस्पिरेशन प्रोसेस को प्रमोट करता है. क्या करता है एपन्यूस्टिक सेंटर? इंस्पिरेशन प्रोसेस को प्रमोट कर रहा है. लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो रिड्यूस करे इंस्पिरेटरी ड्यूरेशन को, तो दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, वो उसको रिड्यूस करता है स्टिमुलेशन के टाइम पे, ऐसा नहीं कि हर समय, जब स्टिमुलेट करते हैं हम उसको तब वो रिड्यूस करता है इसको. तो ये एक सेंटर है. बाकी दूसरे जो जितने भी सेंटर्स है, जैसे आपका कीमो सेंसिटिव सेंटर हो गया, ये रिदम के पास, रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है. किसके लिए? देखिए, ये सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 और प्रोटॉन के लिए. तो जब बहुत ज्यादा CO2 या बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस बॉडी में हो जाता है तो ये एक्टिव होके उसको बाहर की तरफ एक्सपिरेशन के लिए ये प्रमोट करने लगता है, कीमोसेंसिटिव सेंटर. ठीक है, जो मेड्यूलरी इंस्पिरेटरी सेंटर है ये आपका मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है और ये रेस्पिरेटरी रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के क्लोज आंसर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. CO2 dissociates from carbaminohemoglobin when. देखिए यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जो आपका हीमोग्लोबिन है उसके साथ जो ऑक्सीजन बाइंड होना है उसकी जगह पे क्या बाइंड है? CO2 बाइंड है. ठीक है, अब CO2 क्यों बाइंड है? क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा CO2 है. अब इसको हम कैसे, इस प्रोसेस को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं? हम बॉडी में ज्यादा से ज्यादा O2 ले आए और बॉडी से ज्यादा CO2 को डिक्रीज करें. जब ये प्रोसेस आ जाएगी तो अपने आप CO2 हट के यहाँ पे O2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज लिखा है, PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो. अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो अपने आप जो है ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन से डिसोशिएट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखिए डिसोशिएट होके कहाँ जाएगा? ये जो आपका CO2 कहाँ चला गया? एल्वेलाई में. एल्वेलाई में एक्चुअली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जो आपको एम्फाइसेमा में बता रही थी, एम्फाइसेमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, कि यहाँ पे जो आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली हो रहा है, यहाँ पे आपका ब्लड से देखिए CO2 जो है जा रहा है कहाँ? एल्वेलाई में. और CO2 इस एल्वेलाई से O2 जो हमने जो रेस्पायर किया यहाँ से, उस O2 को ये दोबारा से ब्लड के अंदर भेज रहा है. ठीक है, और ब्लड से फिर वो दोबारा से बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है उसमें जाएगा. ठीक है, ये तरीका है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय. एयर वॉल्यूम किससे एस्टिमेट की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं. स्टेथोस्कोप का आपको पता है कि ये तो आपका मेडिकल डिवाइस है जो कि जो आपका ह्यूमन जो हार्ट है उसके लिए ये यूज होता है स्टेथोस्कोप.
ठीक है, मतलब बेसिकली हार्ट के लिए नहीं, स्टेथोस्कोप जो है वो इंटरनल साउंड्स, एनिमल या ह्यूमन बॉडी के इंटरनल साउंड्स को के लिए यूज होता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या है इसमें, हाइग्रोमीटर जो है वो आपका एटमॉस्फेयर में जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है उसको मेजर करने के लिए, यानी कि बेसिकली ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर यूज होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं मेजर करने के लिए यूज होता है, एक ऐसी डिवाइस है। स्पायरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। स्पायरोमीटर जो है वो आपका एक ऐसा डिवाइस है जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो अंदर गया है या फिर जो बाहर एक्सपेल हुआ है, ब्रीदिंग रेट को मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर का हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, from the following relationship between respiratory volume and capacities mark the correct answer। ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में बताना है। तो देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, नॉर्मली अगर मैं एक ग्राफ के बारे में बताऊं आपको, ये इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, नॉर्मल जो आपका टाइडल वॉल्यूम है, यानी कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टाइडल वॉल्यूम क्या है, जो आप नॉर्मल रेट ऑफ इंस्पिरेशन नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपिरेशन करते हो, दैट इज आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो आपने ये ऊपर वाला पार्ट क्या है इंस्पिरेशन, और नीचे वाला पार्ट क्या है एक्सपिरेशन वाला। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपने इंस्पिरेशन किया दैट इज जो है आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये लगभग 500 ml के अप्रॉक्स है। फिर जितना आपने एक्सपेल किया वो आपका 500 ml हो गया। ठीक है, तो ये पूरा क्या है आपका टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब उसके बाद जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, यानी कि जब आपने बहुत ही फोर्सफुली आपने एयर को लिया अपने अंदर, ठीक है, तो वो ये कहलाएगा। यानी कि जब यहाँ से आपका एक्सपिरेशन किया आपने, उसका जब आपने बहुत ही फोर्सफुली लिया तो इस तरीके से ये बढ़ जाएगा, ये ग्राफ बढ़ जाएगा। तो दिस इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसी तरीके से जब आपने बहुत ही फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया तो वो इस तरीके से जो है ये ग्राफ बढ़ जाएगा। दिस इज ERV। ठीक है, ये आपका ग्राफ के थ्रू समझ में आया आपको, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है और ये फोर्सफुल इंस्पिरेशन है, ये चीज हो गई। ठीक, अब यहाँ पे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता बल्कि यहाँ पे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। इसके जगह पे इंस्पिरेटरी यानी कि इंस्पायर के अपने ऑक्सीजन को अंदर लिया ना, तो एक तो टाइडल वॉल्यूम आपके पास आएगा और जितना आपने फोर्सफुली अंदर लिया वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका कितना है अप्रॉक्स 3000। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 4000 जो है 3500 जो है ml, ये आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक, ये बात आपकी यहाँ पे रॉन्ग है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट दो में है। नेक्स्ट आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम तो होता ही है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लास्ट क्लास में इसको बताया था। तो ये आंसर ये आपका सही है। ठीक है, तो सेकेंड तो आपका करेक्ट है, एक ही में बन रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो बॉडी में ऑलरेडी आपके एल्वेलाई में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ताकि आपका एल्वेलाई श्रिंक न कर जाए। ठीक है, कितना प्रेजेंट है 1200 ml। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्यों माइनस करना है हमको, जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है, तो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वाइटल कैपेसिटी प्लस आपका रेजिडुअल कैपेसिटी होता है। ठीक है, रेजिडुअल कैपेसिटी, तो रेजिडुअल कैपेसिटी आप मान सकते हो कि इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो थर्ड विल बी योर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है, देखिए ये आपका टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल है, इसमें इंस्पिरेटरी भी है आपका। ठीक है, यानी कि जितना आपने लिया है, ठीक है, वो तो है ही है, और इसी टाइडल वॉल्यूम में देखिए जो आपने एक्स्ट्रा फोर्सफुल भी लिया है वो भी तो इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आप अंदर ही ऑक्सीजन अंदर ही ले रहे हो। ठीक है, तो ये भी टाइडल वॉल्यूम में आपका कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम क्या है, इतना पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट आपका टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, लेकिन अंदर से ये जो आप ये भी इंस्पिरेशन है, ये भी इंस्पिरेशन है, लेकिन आपका जो आपका टाइडल वॉल्यूम है वो सिर्फ एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट को कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपका IRV है ये फोर्सफुल ब्रीदिंग रेट को कह रहे हैं। तो फोर्सफुल वाला जो है इसमें अगर इंक्लूड करोगे तो टाइडल वॉल्यूम का नंबर जो है गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, the oxygen hemoglobin dissociation curve will show a right shift in case of। देखिए लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से आपका ग्राफ है, ठीक है, सिग्मोइड कर्व बनता है, और सिग्मोइड कर्व में जब भी आपका राइट शिफ्ट होगा, ठीक है, राइट शिफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ, राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट जब भी होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है वो लोअर होगा, ठीक है, राइट शिफ्ट में वो लोअर होगा, यानी कि PCO2 जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, ये हाई लिखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ राइट शिफ्ट, ये आपका सही आंसर है। PO2 हाई होगा तो डेफिनेटली PO2 हाई होगा तो वो लेफ्ट साइड में जाएगा, PCO2 लो होगा तो भी वो लेफ्ट साइड में जाएगा। अगर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन लेस होगा, यानी कि पीएच का कंसंट्रेशन हाई होगा, तो भी वो लेफ्ट साइड में ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था जिसमें चारों के चारों ऑप्शन ही सही थे, ठीक है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उससे एक बार मैचअप करते हैं। इंसेक्ट्स, आपको पता है इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने पढ़ा था। स्पाइरिकल्स होते हैं, स्पाइरिकल्स के थ्रू डायरेक्ट एनवायरमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ट्रैकिया हमने पढ़ा था, तो बी का फोर्थ हो गया। फिशेस जो है, फिशेस में आपको पता है गिल्स होती ही होती हैं। आपको ये भी पता है कि जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होते हैं ये एडवांस्ड फीचर इसमें है, ठीक है, तो इसमें लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो लास्ट बचा अर्थवर्म, अर्थवर्म में जो है क्यूटिकल मॉइस्ट होती है और इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ए का फर्स्ट तीनों में है, उसके बाद बी का फोर्थ एक में है, ठीक है, सॉरी बी का फोर्थ एक में है, तो ये बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू।